तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं फ्राइडे फ्रेंचाइजी की अपकमिंग मूवी के बारे में जो कि हमें देखने को मिल सकती है, जिसका टाइटल है लास्ट फ्राइडे। जी हाँ दोस्तों, फ्राइडे फ्रेंचाइजी जिसके अंदर हमें कई 1995 में फ्राइडे कर और उसके बाद तकरीबन हमें 2002 में भी और 2001, 3, 4 और साथ ही साथ 8 में भी कई इसकी एक तरह से सीरीज या मूवी देखने को मिली है। तो उसी सीरीज के अंदर हमें ये नया पार्ट 2026 में देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी सीरीज पर बात करेंगे, इस फ्रेंचाइजी के ऊपर और इसकी अपकमिंग पार्ट के बारे में जो कि हमें 2026 में देखने को मिलने वाला है। तो मैं आगे इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। एक अमेरिकी स्टोनर कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन मार्कस रायबॉय ने किया है और इसमें आइस क्यूब, जिन्होंने फिल्म की पटकथा भी लिखी है, माइक एप्स दोहरी भूमिका में, जॉन विदरस्पून, डॉन डीसी करी, अन्ना मारिया हॉर्सफोर्ड और क्लिफ्टन पोवेल ने पिंकी की भूमिका निभाई है। यह फ्राइडे ट्रिलॉजी की तीसरी कड़ी है। फिल्म क्रेग और उसके चचेरे भाई डे डे की कहानी बताती है, जो एक शॉपिंग सेंटर में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते हैं। तभी सांता क्लॉस के वेश में एक लुटेरा उनके अपार्टमेंट में घुसकर उनके उपहार और मकान मालकिन को दिए जाने वाले किराए के पैसे चुरा लेता है। फिल्म को न्यू लाइन सिनेमा द्वारा 22 नवंबर 2002 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। इसे आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं, हालांकि इसे पिछली फिल्म से बेहतर माना गया। फिल्म ने $10 मिलियन के बजट के मुकाबले $83.5 मिलियन की कमाई की। कथानक: क्रिसमस की पूर्व संध्या पर तड़के सांता क्लॉस का वेश धारण किए एक लुटेरा क्रेग और डे डे के अपार्टमेंट में घुस जाता है। क्रेग उसे रोकने की कोशिश करता है, साथ ही सो रही डे डे को बार बार फोन करता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रहती है। लुटेरा क्रेग और डे डे के क्रिसमस के उपहार और किराए के पैसे लेकर भाग जाता है। इसके बाद क्रेग और डे डे पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं। पुलिस के जाने के बाद क्रेग और डे डे का सामना उनकी मकान मालकिन सुश्री पर्ली से होता है, जो उन्हें चेतावनी देती हैं कि यदि वे दिन के अंत तक बकाया किराया नहीं चुकाते हैं तो वह उन्हें बेदखल कर देंगी और अपने बेटे डेमन को, जो हाल ही में जेल से छूटा है और जेल में समलैंगिक प्रवृत्ति विकसित कर चुका है, उनके पीछे भेज देंगी। इसके बाद क्रेग और डे डे मोली के लिए सुरक्षा गार्ड के रूप में अपनी पहली नौकरी शुरू करते हैं, जो एक गंदी डोनट की दुकान और उस शॉपिंग सेंटर की मालकिन है जिसकी उन्हें गश्त करनी है। शॉपिंग सेंटर में ब्रोस बीबीक्यू नाम का एक बीबीक्यू रिब रेस्टोरेंट भी है, जिसके मालिक चचेरे भाइयों के पिता विली और एलॉय हैं। काम पर आने के कुछ ही समय बाद डे डे को घमंड सवार हो जाता है और वह कुछ कैरोल गाने वालों को परेशान करने लगता है, जिससे क्रेग को उसे काबू में रखना पड़ता है। फिर उन्हीं दोनों और एलॉय के अपार्टमेंट में वही लुटेरा घुस आता है और भाग जाता है। इसके बाद वे डोना और उसके दलाल मनी माइक से मिलते हैं, जो पिम्प्स एंड हॉज नाम की एक नई दुकान चलाते हैं। कुछ ही समय बाद कुछ नशेड़ी मनी माइक की दुकान से सामान चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रेग और डे डे उन्हें पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। माइक उन्हें नकद इनाम देने की पेशकश करता है, लेकिन क्रेग इसे ठुकरा देता है और इसके बजाय उसे अपने और डे डे के क्रिसमस की पूर्व संध्या की पार्टी में आमंत्रित करता है। जब क्रेग और डे डे लंच ब्रेक पर थे, तभी बदमाशों का एक गिरोह उन कैरोल गाने वालों के पोते, जिन्हें डे डे ने पहले भगा दिया था, उनका पीछा करने लगा। उन्हें पकड़ने में नाकाम रहने पर बदमाशों ने मोली को उन्हें छिपाने के आरोप में बुरी तरह पीटा, जिसके परिणाम स्वरूप क्रेग और डे डे को नौकरी से निकाल दिया गया, जबकि वे उस समय ब्रेक पर थे। बदला लेने के लिए विली ने मोली के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग में शिकायत दर्ज करा दी। उसी रात क्रेग और डे डे ने
चोरी हुए किराए की वसूली के लिए अपनी क्रिसमस की पूर्व संध्या की पार्टी को किराए की पार्टी में बदल दिया। क्रेग और डेडे के कई दोस्त और परिवार वाले वहां पहुंचे, जिनमें मनी माइक और डोना, डेडे का पूर्व बॉस पिंकी और डेमन शामिल थे। जब मनी माइक बाथरूम में था तो डेमन ने उसे घेर लिया और उस पर यौन हमला करने की कोशिश की, लेकिन मनी माइक ने प्लास से उसके अंडकोश कुचल दिए, जिससे वह नाकाम रहा। बाथरूम में किसी के होने के कारण क्रेग ने विली से कहा कि वह मिस पर्ली से पूछे कि क्या वह उनका बाथरूम इस्तेमाल कर सकता है। मिस पर्ली ने विली को बहकाने की कोशिश की, लेकिन क्रेग की मां बेटी ने उन्हें देख लिया और उन दोनों पर हमला कर दिया। मनी माइक द्वारा डेमन को छोड़ने के बाद डोना के उसे छोड़कर चले जाने पर डेमन मोहल्ले में उसका पीछा करने लगा। क्रेग और डेडे ने लुटेरे को देखा, उसके छिपने की जगह पर घात लगाकर उस पर हमला किया और मोहल्ले में उसका पीछा किया। रास्ते में कई बाधाओं का सामना करते हुए आखिरकार पिंकी की लिमोसिन से टकराकर वह घायल हो गया। क्रेग और डेडे ने अपना चुराया हुआ किराया और क्रिसमस के तोहफे वापस ले लिए और लुटेरे को उसकी छत पर बांधकर पुलिस के हवाले कर दिया। मिस पर्ली पार्टी के खिलाफ पुलिस को बुला लेती है, लेकिन क्रेग और डेडे उन्हें मारिजुआना देकर चुप करा देते हैं। बेटी के रंगे हाथों पकड़े जाने से पहले डेडे पिंकी की 2 लड़कियों के साथ संबंध बनाता है। क्रेग डोना को पार्टी में वापस आने के लिए मना लेता है और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। कलाकार आइस क्यूब क्रेग जोन्स के रूप में एक आलसी व्यक्ति जिसे सुरक्षा गार्ड की नौकरी मिल जाती है माइक एप्स के रूप में, क्रेग का चचेरा भाई डेमन डेडे जोन्स जिसे सुरक्षा गार्ड की नौकरी मिलती है। बंदूक ले पागल बूढ़ा आदमी जॉन विदरस्पून ने विली जोन्स का किरदार निभाया है, जो क्रेग के पिता और डेडे के चाचा हैं और अब ब्रोस बीबीक्यू नामक एक रिब रेस्टोरेंट के सहमालिक हैं। डॉन डीसी करी ने एलरॉय जोन्स की भूमिका निभाई है, जो डेडे के पिता और क्रेग के चाचा हैं और अब ब्रोस बीबीक्यू नामक एक रिब रेस्टोरेंट के सहमालिक हैं। एना मारिया हॉर्सफोर्ड ने बेटी जोन्स का किरदार निभाया है, जो क्रेग की मां, विली की पत्नी और डेडे की चाची हैं और ब्रोस बीबीक्यू में मदद करती हैं। क्लिफ्टन पॉवेल ने डेडे के पूर्व बॉस पिंकी की भूमिका निभाई है। बेबी ड्रेक ने मिस पर्ली का किरदार निभाया है, जो क्रेग और डेडे की मकान मालकिन हैं और विली को पसंद करती हैं। केडी ऑबर्ट ने डोना का किरदार निभाया है, जो मनी माइक की एक कर्मचारी है और जिससे क्रेग को प्यार हो जाता है। सोमोर कुकी के किरदार में है, जो ब्रोस बीबीक्यू में एक वेट्रेस है और एलॉय की नवीनतम प्रेमिका है, जब एलॉय और सुगा का ब्रेकअप हो गया था। रिकी स्माइली एक लुटेरे सांता क्लॉस के रूप में है, जो क्रेग और डेडे के साथ मुसीबत में पड़ जाता है। जोएल मैकिनॉन मिलर ने ऑफिसर एल्विन होल की भूमिका निभाई। रेगी गैस्किन्स ने ऑफिसर ब्रायन डिक्स की भूमिका निभाई। टेरी क्रूज ने डेमन ट्रिपल ओजी पर्ली का किरदार निभाया है, जो मिस पर्ली का सख्त मिजाज पूर्व अपराधी बेटा है और समलैंगिक प्रवृत्ति का है। स्टारलेटा डुपोइस सिस्टर सारा के रूप में कैट विलियम्स ने माइक मनी माइक का किरदार निभाया है, जो पिम्प्स एंड हॉज नाम की दुकान चलाने वाला एक दलाल है। माज जोब्रानी ने मोली का किरदार निभाया है, जो होली मोली डोनट्स नामक एक गंदी डोनट की दुकान की मालकिन और उस शॉपिंग सेंटर की प्रॉपर्टी मैनेजर है, जिसके लिए क्रेग और डेडे काम करते हैं। ब्रायन स्टेपानेक ने ऑफिसर बेली की भूमिका निभाई। डेलोरस जोन्स ग्रैंडमा जोन्स के किरदार में है, जो विली और एलॉय की मां और क्रेग और डेडे की दादी हैं। विली ने ब्रोस बीबीक्यू के एक विज्ञापन के दौरान रेस्टोरेंट के मशहूर डायलॉग "स्वाद इतना अच्छा है कि मां को थप्पड़ मारने का मन करे"
की वजह से उनके सिर पर थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद से उनका व्यवहार सामान्य नहीं रहा है। गैरी बेडनोब ने मोली के पिता की भूमिका निभाई। फ्रांसिस ग्रे सिस्टर फे के रूप में डॉन मैजिक जुआन स्वयं के रूप में क्रिस विलियम्स ने बिल ब्रॉडवे बिल की भूमिका निभाई है, जो पिम्प्स एंड हॉज नामक फिल्म को लूटने की कोशिश करता है। एरिका विटिना फिलिप्स पैट बूस्टर पैट के रूप में एक महिला और ब्रॉडवे बिल की साथी जो पिम्प्स एंड हॉज को लूटने की कोशिश करती है। क्लेओ थॉमस बैड बॉय नंबर 1 के रूप में, डैनियल कर्टिस ली बैड बॉय नो 2 के रूप में, टेरेंस वॉशिंगटन क्राइम ब्रदर योबल 1 के रूप में केली के मैकगार्मन, क्राइम ब्रदर जो 2 के रूप में वेन किंग क्राइम ब्रदर जो 3 के रूप में मैलिक स्ट्रॉटर, क्राइम ब्रदर जो 4 के रूप में क्रिस्टल मैटिसन मोवेट के रूप में उन लड़कियों में से एक है जिन्हें पिंकी क्रेग और डेडे की रेंट पार्टी में लेकर आती है। ट्रिना मैगी सिनेमन के रूप में उन लड़कियों में से एक है जिन्हें पिंकी क्रेग और डेडे की रेंट पार्टी में लाती है और उसे स्पाइस गर्ल मानती है। निक्की डेविस लॉलीपॉप के रूप में उन लड़कियों में से एक है जिन्हें पिंकी क्रेग और डेडे की रेंट पार्टी में लेकर आती है। लेंडेल केबो कीबल ने CW की भूमिका निभाई है, जो पिंकी का ड्राइवर है। निर्माण इस अनुभाग को विस्तार की आवश्यकता है। आप लापता जानकारी जोड़कर मदद कर सकते हैं। जुलाई 2022 जस्टिन पियर्स, जिन्होंने नेक्स्ट फ्राइडे में क्रेग और डेडे के दोस्त रोज का किरदार निभाया था, मूल रूप से इस फिल्म में क्रेग और डेडे के साथ सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने वाले थे, लेकिन फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही उन्होंने आत्महत्या कर ली। फिल्म की शूटिंग 1 नवंबर 2001 को शुरू हुई और जनवरी 2002 में समाप्त हुई। स्वागत बॉक्स ऑफिस फ्राइडे आफ्टर नेक्स्ट ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $13 मिलियन की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर तीसरे स्थान पर रही। इसने अपने दूसरे सप्ताहांत में $7.4 मिलियन, थैंक्सगिविंग के 5 दिनों में $10.6 मिलियन सहित कमाए और छठे स्थान पर आ गई। इसने दुनिया भर में कुल $23.5 मिलियन की कमाई की। समीक्षकों की प्रतिक्रिया। रॉटन टोमेटोज पर 72 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म की अनुमोदन रेटिंग 26% है और औसत रेटिंग 4.2 दन है। साइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, शुक्रवार को रिलीज होने वाली यह फिल्म अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक बेढंगी और बासी है। मेटाक्रिटिक पर 24 आलोचकों के आधार पर फिल्म का भारित औसत स्कोर 100 में से 35 है, जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमास्कोर द्वारा किए गए सर्वेक्षण में दर्शकों ने फिल्म को A+ से F के पैमाने पर औसतन B+ ग्रेड दिया। शिकागो सन टाइम्स के रॉजर एबर्ट ने इसे 4 में से 2 अंक दिए और लिखा, मुझे लगता है कि इसके लिए दर्शक तो हैं और आइस क्यूब ने इससे बेहतर और अधिक सकारात्मक फिल्मों, जिनमें बार्बर शॉप भी शामिल है, में काम किया है। लेकिन निश्चित रूप से इस घिसी पिटी कहानी के अलावा भी कुछ और मजेदार हो सकता है। LA वीकली के अर्नेस्ट हार्डी ने इसे शोरगुल भरा, अव्यवस्थित और काफी हद तक हास्यास्पद नहीं बताया, और ऑरलैंडो सेंटिनल के जे बॉयर ने लिखा, इस फिल्म को कोयले का ढेर कहना तो इसकी चापलूसी करना होगा। लॉस एंजल्स टाइम्स के केविन थॉमस ने इसकी सकारात्मक समीक्षा की। तेज और अश्लील, फ्राइडे आफ्टर नेक्स्ट निश्चित रूप से अन्य छुट्टियों पर आधारित फिल्मों से अलग है, अपने आनंददायक निम्न स्तर के हास्य और एक के बाद एक कई बेबाक किरदारों के साथ। साउंड ट्रैक मुख्य लेख। फ्राइडे आफ्टर नेक्स्ट साउंड ट्रैक। फ्राइडे आफ्टर नेक्स्ट इसी नाम की फिल्म का साउंड ट्रैक है। यह टॉप R&B हिप हॉप एल्बमों में 33वें नंबर पर पहुंचा। माइकल इलियट एप्स एक अमेरिकी स्टैंड अप कॉमेडियन और अभिनेता है।
उन्होंने नेक्स्ट फ्राइडे और इसके सीक्वल फ्राइडे आफ्टर नेक्स्ट में डे जोन्स की भूमिका निभाई और द हैंगओवर पार्ट 3 में ब्लैक डक के रूप में भी दिखाई दिए। वह ओपन सीजन 2 में मुख्य किरदार बूक की आवाज थे। उन्होंने मार्टिन लॉरेंस की जगह ली, जिनके साथ उन्होंने कॉमेडी वेलकम होम रॉस्को जेनकिंस में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने रॉस्को के चचेरे भाई रेगी की भूमिका निभाई। उन्होंने रेसिडेंट ईविल फिल्मों 2004-2007 में लॉयड जेफरसन एलजे वेन और सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स फिल्म मैडम वेब 2024 में ओनील की भूमिका निभाई। एप्स का जन्म और पालन पोषण इंडियानापोलिस में हुआ था। वे मैरी रीड और टॉमी एप्स के बेटे थे। वयस्कता में एप्स 1994 में डेफ कॉमेडी जैम में अभिनय करने के लिए ब्रुकलिन चले गए। करियर स्टैंड अप कॉमेडी। एप्स ने 1995 में डेफ कॉमेडी जैम टूर में शामिल होकर अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की और एचबीओ के डेफ कॉमेडी जैम प्रसारणों में से 2 में अभिनय किया। अभिनय। एप्स की पहली ऑन स्क्रीन उपस्थिति 1997 में विन डीजल की दूसरी निर्देशित फिल्म स्ट्रेज में हुई थी। 1999 में एप्स को इसके सीक्वल नेक्स्ट फ्राइडे में आइस क्यूब के सह कलाकार के रूप में चुना गया था। ये कई हफ्तों के ऑडिशन के बाद हुआ जब आइस क्यूब ने एप्स के एक स्टैंड अप सेट में भाग लिया और फिर एप्स से डे जोन्स की भूमिका के लिए ऑडिशन देने को कहा। उसी वर्ष बाद में एप्स ने 3 स्ट्राइक्स में एक कैमियो किया और बेट में जेमी फॉक्स का समर्थन किया। 2001 में आई फिल्म डॉक्टर डॉलिटल 2 में एप्स ने सन्नी द बेयर को अपनी आवाज दी और उसी साल मेथड मैन और रेडमैन अभिनीत फिल्म हाउ हाई में बेबी पाउडर नाम के एक मजाकिया दलाल की भूमिका निभाई। 2002 में फिल्म ऑल अबाउट द बेंजामिन्स में एप्स ने आइस क्यूब के साथ एक बार फिर काम किया, जहां उन्होंने आइस क्यूब के इनाम शिकारी के सहायक के रूप में एक अनाड़ी चोर की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने फ्राइडे के दूसरे सीक्वल फ्राइडे आफ्टर नेक्स्ट में भी क्यूब के साथ काम किया। उन्होंने रेजिडेंट ईविल अपोकलिप्स 2004 और रेजिडेंट ईविल एक्सटिंक्शन 2007 फिल्मों में लॉयड जेफरसन एलजे वेन का किरदार निभाया। मार्टिन लॉरेंस द्वारा भूमिका ठुकराए जाने के बाद एप्स ने 2008 में आई फिल्म ओपन सीजन 2 में एक अन्य भालू के किरदार को भी अपनी आवाज दी। इससे पहले उन्होंने कॉमेडी फिल्म वेलकम होम रॉस्को जेनकिंस 2008 में लॉरेंस के साथ काम किया था, जिसमें उन्होंने रॉस्को के चचेरे भाई रेगी का किरदार निभाया था। उन्होंने द हैंगओवर 2009 और द हैंगओवर पार्ट 3 2013 में ब्लैक डक की भूमिका निभाई। 2010 में एप्स ने अंडररेटेड एंड नेवर फेडेड नामक एक स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशल भी रिलीज किया और 2010 बीईटी हिप हॉप अवार्ड्स की मेजबानी की। 2012 में आई फिल्म स्पार्कल के रीमेक में एप्स ने जॉर्डिन स्पार्क्स और विटनी ह्यूस्टन के साथ अभिनय किया। ये उनकी पहली गैर हास्य भूमिका थी, जिसमें उन्होंने मुख्य खलनायक सैटिन का किरदार निभाया था। सैटिन दिन में एक स्टैंड अप कॉमेडियन होता है, लेकिन रात में एक दुष्ट और हिंसक ड्रग किंगपिन बन जाता है, जिसका फिल्म के मुख्य किरदार की बहन के साथ अफेयर होता है। एप्स के अभिनय की आलोचकों और दर्शकों ने खूब सराहना की। 2014 में एप्स को ली डैनियल द्वारा निर्देशित रिचर्ड प्रायर की जीवनी पर आधारित फिल्म में प्रायर की प्रतिष्ठित भूमिका मिली, हालांकि ये परियोजना अधर में लटकी रही। एप्स ने 2016 में आई नीना सिमोन की जीवनी पर आधारित फिल्म नीना में और एचबीओ ड्रामा सीरीज विनिंग टाइम के एक एपिसोड में प्रायर का किरदार निभाया, जो लॉस एंजलिस लेकर्स के बारे में है। एप्स ने 2016 की कॉमेडी हॉरर फिल्म मीट द ब्लैक्स और इसके 2021 में आए सीक्वल द हाउस नेक्स्ट डोर मीट द ब्लैक्स 2 में मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्होंने 2016 के सिंगल सीजन सिटकॉम अंकल बक में भी मुख्य किरदार निभाया था। 2021 से वो नेटफ्लिक्स सिटकॉम द अपशॉज के मुख्य कलाकारों में से एक हैं। संगीत एप्स ने जिम जोन्स और स्कल गैंग एल्बम जिम जोन्स एंड स्कल गैंग प्रेजेंट अ ट्रिब्यूट टू बैड सैंटा स्टारिंग माइक एप्स की मेजबानी की। एप्स ने पू बेयर के साथ ट्राइंग टू बी अ गैंगस्टर नामक एक गीत भी बनाया है। एप्स ने जी यूनिट के 2008 के मिक्सटेप एलिफेंट इन द सैंड की मेजबानी भी की, जिसमें वे हॉलो थ्रू हिम ट्रैक पर दिखाई दिए। एप्स का एक गाना बिग गर्ल्स भी है, जो 2008 में रिलीज हुआ था।
इसे मूल रूप से बो वाओ ने यंग जॉक के साथ रिकॉर्ड किया था। ये गाना वर्तमान में आईट्यून्स पर उपलब्ध है और उनके एल्बम फनी बिडनेस द एल्बम में पाया जा सकता है, जो 27 अक्टूबर 2009 को रिलीज हुआ था। एप्स रैपर फ्रेंच मोंटाना के मैक विद द चीज मिक्सटेप में भी शामिल हुए हैं, जो 19 अप्रैल 2009 को रिलीज हुआ था। एप्स डोम कैनेडी के फ्यूचर स्ट्रीट ड्रग साउंड्स मिक्सटेप पर उनके गाने इंट्रो हार्ड वर्क में भी शामिल हुए हैं। अंडररेटेड एंड नेवर फेडेड में उनके स्टैंड अप कॉमेडी के कुछ अंशों को बैड मीट्स इविल के पहले ईपी हेल द सीक्वल के गीत आई एम ऑन एवरीथिंग और जे कोल के दूसरे एल्बम बॉर्न सिनर के ट्रैक रन अवे में सैंपल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। माइक एप्स अपने गृहनगर इंडियानापोलिस में नैपटाउन रिकॉर्ड्स के सीईओ के रूप में भी जाने जाते थे। 2006 में उन्होंने स्थानीय कलाकार फिल्थी फिल को साइन किया। ये कलाकार मादक पदार्थों के एक संदिग्ध वितरक के रूप में 3 साल की सजा काटने के बाद जेल से रिहा हुआ था। रिकॉर्ड डील, जिसकी कीमत कथित तौर पर $175,000 थी, बाद में समाप्त कर दी गई जब फिलिप फिल्थी फिल वाइट पर 2007 में ओकलैंड, कैलिफोर्निया में प्रथम श्रेणी हत्या का आरोप लगाया गया। एप्स ने कई संगीत वीडियो में कैमियो भूमिकाएं निभाई हैं, जिनमें से अधिकांश हिप हॉप कलाकारों द्वारा बनाई गई हैं, जिनमें वेस्ट साइड कनेक्शन द्वारा गैंगस्टा नेशन 2003, हरिकेन क्रिस द्वारा ए बेबे 2007, टी ग्रिजली द्वारा नो एफर्ट 2017 और 21 सैवेज द्वारा बैंक अकाउंट 2017 शामिल हैं। सुपर बॉल 46 एप्स ने 2012 के सुपर बॉल के लिए अपने गृहनगर इंडियानापोलिस में सुपर बॉल एम्बेसडर के रूप में कार्य किया। उन्हें सुपर बॉल विलेज को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों में दिखाया गया था और उन्होंने सुपर बॉल के सप्ताह के दौरान विलेज में विशेष उपस्थिति दर्ज कराई थी। विवाद एप्स की स्टैंड अप कॉमेडी में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों का मजाक उड़ाने के लिए विकलांगता कार्यकर्ताओं द्वारा आलोचना की गई है। 1 जून 2014 को एप्स ने कथित तौर पर एपटाउन कॉमेडी क्लब के बाहर साथी स्टैंड अप कॉमेडियन लावर वॉकर पर हमला किया। बताया गया कि एप्स और उसके 2 अंगरक्षकों ने वॉकर द्वारा एप्स और कॉमेडियन केविन हार्ट के बारे में एक पैरोडी वीडियो बनाने के जवाब में ऐसा किया। एप्स ने कथित तौर पर उसके चेहरे पर घूंसा मारा और उसके पेट और पीठ पर लात मारी, जबकि अन्य 2 लोगों में से एक ने पीड़ित का मोबाइल फोन फेंक दिया और उसके चश्मे को तोड़ दिया। अटलांटा पुलिस ने 2 दिन बाद 3 जून को एप्स की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया। 2017 के मध्य के आसपास एप्स अपने एक शो के दौरान मंच पर कंगारू लाने के कारण विवादों में घिर गए। कई लोगों ने गौर किया कि जानवर परेशान दिख रहा था और एप्स उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध पकड़ रहे थे। एप्स ने बाद में माफी मांगते हुए कहा कि यह पूरी तरह से अनियोजित था और उन्हें कभी भी किसी जानवर को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। निजी जीवन एप्स ने जून 2019 में न्यूपोर्ट बीच, कैलिफोर्निया में ओन नेटवर्क की कार्यकारी और इयानला फिक्स माई लाइफ की निर्माता कायरा रॉबिन्सन से शादी की। इससे पहले उनकी शादी मैचल मैकन से हुई थी, जिनसे उन्होंने जुलाई 2006 में शादी की थी। ये जोड़ा सितंबर 2017 में तलाक होने तक बेवर्ली हिल्स, कैलिफोर्निया में साथ रहता था। फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 1996 वेरा का दीक्षा समारोह, साइमन संक्षिप्त 1997, स्ट्रेज माइक 1999, शेली फिशर, एस्क्वेयर जोन्स, टीवी फिल्म 2000, अगले शुक्रवार, डे जोन्स, 3 स्ट्राइक्स, क्रैकहेड। विदर्स्पून का जन्म 27 जनवरी 1942 को डेट्रॉइट, मिशिगन में हुआ था। बाद में उन्होंने अपना उपनाम वेदरस्पून से बदलकर विदर्स्पून कर लिया। विदर्स्पून 11 भाई बहनों में से एक थे। उनके बड़े भाई विलियम मोटाउन के लिए गीतकार बने, जिनके साथ उन्होंने 1966 के हिट सिंगल व्हाट बिकम्स ऑफ द ब्रोकन हार्टेड के बोल लिखे। एक अन्य भाई कैटो डेट्रॉइट में पीबीएस टीवी नेटवर्क CH56 के निदेशक थे। उनकी बहन स्वर्गीय डॉक्टर गर्ट्रूड स्टैक्स डेट्रॉइट के एक चर्च शालोम फेलोशिप इंटरनेशनल में पादरी थीं। विदर्स्पून को संगीत का शौक था और उन्होंने तुरही और फ्रेंच हॉर्न बजाना सीखा।
करियर विदर्सपून ने कभी कभी मॉडल के रूप में काम किया। 1960 और 1970 के दशक के दौरान उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी में अपना करियर शुरू किया। इस व्यवसाय में उनके कई दोस्त थे, जिनमें टिम रीड, जब वो WKRP इन सिंसिनाटी और द रिचर्ड प्रायर शो में काम कर रहे थे, रॉबिन विलियम्स, द रिचर्ड प्रायर शो में भी, जे लेनो और डेविड लेटरमैन शामिल थे। विदर्सपून ने कई फीचर फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें फ्राइडे और इसके सीक्वल नेक्स्ट फ्राइडे और फ्राइडे आफ्टर नेक्स्ट, हॉलीवुड शफल, आई एम गोना गेट यू सक्का, बर्ड, वैम्पायर इन ब्रुकलिन और द मिटियोर मैन शामिल हैं। विदर्सपून अपनी अतिरंजिक भूमिकाओं के लिए भी जाने जाते थे, जैसे कि हाउस पार्टी, जिसमें उन्होंने एक चिड़चिड़े पड़ोसी की भूमिका निभाई थी जिसे बार बार पार्टी के कारण जगाया जाता है, और एडी मर्फी के साथ बूमरैंग, जहां उन्होंने मर्फी के सबसे अच्छे दोस्त के बदतमीज पिता मिस्टर जैक्सन की भूमिका निभाई थी। टेलीविजन। उनका पहला टेलीविजन अपीयरेंस 1970 के दशक के CBS टेलीविजन शो बार्नबी जोन्स में था, जहां उन्होंने नशीली दवाओं के आदी युवाओं के लिए एक कैंप काउंसलर की भूमिका निभाई। इसके बाद वे गुड टाइम्स, व्हाट्स हैपनिंग और द इनक्रेडिबल हल्क में दिखाई दिए। 1977 में वे NBC की अमेरिकी कॉमेडी श्रृंखला द रिचर्ड प्रायर शो में नियमित कलाकार बन गए। इसके बाद 1982 में वे WKRP इन सिंसिनाटी में दिखाई दिए, जिसमें विदर्सपून ने चौथे सीजन के एपिसोड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में डिटेक्टिव डेविस की भूमिका निभाई। 1981 में उन्होंने NBC के पुलिस ड्रामा हिल स्ट्रीट ब्लूज में एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो अंडरकवर डिटेक्टिव बेलकर से हॉट डॉग खरीदने की कोशिश करता है। 1991 में उन्होंने NBC के कानूनी ड्रामा LA लॉ के एपिसोड ऑन योर ऑनर में मार्क स्टीडमैन के रूप में अभिनय किया। वे यू अगेन में ऑसबॉर्न के रूप में दिखाई दिए। अन्य टेलीविजन शो में उनकी भूमिकाओं में 227 शामिल है, जो एक NBC कॉमेडी थी जिसमें एक ऐसे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहने वाली महिलाओं के बारे में बताया गया था जहां ज्यादातर अश्वेत लोग रहते थे, और व्हाट्स हैपनिंग नाउ, जो व्हाट्स हैपनिंग का सीक्वल था। विदर्सपून ने अमेरिकी टेलीविजन सिटकॉम एमन 1988 में भी एक जमानतदार की भूमिका निभाई थी। NBC पर प्रसारित होने वाला यह शो 1980 के दशक के उन शो में से एक था जिसमें लगभग पूरी तरह से अश्वेत कलाकार थे। इसके बाद उन्होंने टाउनसेंड टेलीविजन 1993, कॉस्मिक स्लोप 1994 और मर्डर वॉज द केस 1994 में एक शराबी के रूप में भूमिकाएं निभाईं। बाद में वे 1997 में लिविंग सिंगल के एपिसोड 3 मेन एंड अ बकी में स्मोक आई हावर्ड के रूप में दिखाई दिए। टेलीविजन श्रृंखला में उनकी सबसे बड़ी भूमिका द वेन्स ब्रदर्स 1995-1999 में थी, जो द WB पर प्रसारित हुई, और इसमें शॉन और मार्लन वेन्स ने अभिनय किया, जिन्होंने भाई शॉन और मार्लन विलियम्स की भूमिका निभाई। विदर्सपून ने उनके पिता जॉन पॉप्स विलियम्स की भूमिका निभाई। उन्होंने किड्स WB की एनिमेटेड सीरीज वेनहेड में भी काम किया था, जो न्यूयॉर्क शहर के हार्लम में गरीबी में पले बढ़े एक लड़के की कहानी थी। शनिवार की सुबह प्रसारित होने वाला ये शो निर्माता डेमन वेन्स के जीवन पर आधारित था। 2003 में विदर्सपून ने लास वेगस फाइनल में NBC के रियलिटी टेलीविजन शो लास्ट कॉमिक स्टैंडिंग में भाग लिया, जिसमें एक समूह में से सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन का चयन किया जाता था और उसे अनुबंध दिया जाता था। उसी वर्ष उन्होंने द प्राउड फैमिली के एपिसोड एडवेंचर्स इन बेबे सिटिंग में ओरान जोन्स की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने किम पॉसिबल के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई। इस दौरान विदर्सपून ने कॉमेडी श्रृंखला द ट्रेसी मॉर्गन शो के सभी 18 एपिसोड में स्पून की भूमिका भी निभाई। 2004 में उन्होंने प्रायर ऑफेंसेस नामक एक टेलीविजन फिल्म में विली द वाइनो की भूमिका निभाई। 2005 में वे कॉमेडी सेंट्रल के टॉक शो वीकेंड्स एट द DL में माइकल जॉनसन के किरदार में नजर आए। उसी वर्ष उन्होंने एरन मैकग्रूडर की एनिमेटेड सीरीज द बूनडॉक्स में रॉबर्ट जेबेडिया ग्रैंडडैड फ्रीमैन के रूप में अभिनय करना शुरू किया। ये कार्टून नेटवर्क एडल्ट स्विम सीरीज 4 सीजन तक चली। 2006 में उन्होंने टेलीविजन फिल्म थगाबू
अ मिरेकल ऑन डी रॉक स्ट्रीट में रेडियो पर क्रिसमस गायक रियल सैंटा की भूमिका निभाई। ये कहानी उन बच्चों के एक समूह के बारे में थी जो क्रिसमस का सच्चा अर्थ खोजते हैं। उनकी अगली उपस्थिति 2008 में द सुपर रंबल मिक्स शो में थी। 2011 में उन्होंने शेन डॉसन के साथ यूट्यूब पर फाइनल डेस्टिनेशन के एक पैरोडी में अभिनय किया। मई 2013 में उन्हें रैपर लॉजिक के 2013 के मिक्सटेप यंग सिनात्रा वेलकम टू फॉरएवर के सैटरडे स्किट में दिखाया गया था। बाद में उन्होंने एक और एरन मैग्रूडर श्रृंखला ब्लैक जीसस में लॉयड नामक एक बेघर व्यक्ति की भूमिका निभाई। ओशे जैक्सन, जो पेशेवर रूप से आइस क्यूब के नाम से जाने जाते हैं, एक अमेरिकी रैपर, गीतकार, अभिनेता और फिल्म निर्माता है। NWA के 1989 के एल्बम स्ट्रेट आउटा कॉम्पिटन में उनके योगदान ने गैंगस्टा रैप की लोकप्रियता को बढ़ाया और उनके राजनीतिक रैप एकल एल्बम अमेरिकाज मोस्ट वांटेड 1990, डेथ सर्टिफिकेट 1991 और द प्रीडेटर 1992 सभी समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल रहे। उन्हें 2016 में NWA के सदस्य के रूप में रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। लॉस एंजलिस के मूल निवासी आइस क्यूब ने 1986 में CIA नामक अपना पहला रैप समूह बनाया। 1987 में इजी ई और डॉक्टर ड्रे के साथ उन्होंने गैंगस्टा रैप समूह NWA का गठन किया। इसके प्रमुख रैपर के रूप में आइस क्यूब ने स्ट्रेट आउटा कॉम्पिटन के अधिकांश गीत भी लिखे, जो एक ऐतिहासिक एल्बम था जिसने वेस्ट कोस्ट हिप हॉप की शुरुआती हिंसक और विवादास्पद पहचान को आकार दिया और इसे ईस्ट कोस्ट रैप से अलग करने में मदद की। इजी ई और जेरी हेलर द्वारा समूह के प्रबंधन को लेकर हुए वित्तीय विवाद के बाद आइस क्यूब ने 1989 के अंत में NWA छोड़ दिया और एक एकल करियर शुरू किया, जिसमें उन्होंने 11 एल्बम जारी किए, जिनमें से 7 US बिलबोर्ड 200 पर शीर्ष 10 में चार्ट पर रहे। उनके सिंगल्स स्ट्रेट आउटा कॉम्पिटन, इट वॉज अ गुड डे, चेक योरसेल्फ, यू नो हाउ वी डू इट, बॉब गन, वन नेशन, पुशिंग वेट और यू कैन डू इट सभी US बिलबोर्ड हॉट 100 पर टॉप 40 में चार्टेड हुए। आइस क्यूब का 1990 के दशक की शुरुआत से ही एक सक्रिय फिल्मी करियर रहा है। उनकी पहली अभिनय भूमिका हुड फिल्म बॉयज इन द हुड 1991 में थी, जिसका नाम उनके द्वारा लिखे गए 1987 के NWA गीत के नाम पर रखा गया था। उन्होंने 1995 की कॉमेडी फिल्म फ्राइडे का सह-लेखन और उसमें अभिनय भी किया, जिसने एक फ्रेंचाइजी को जन्म दिया और एक अभिनेता के रूप में उनकी सार्वजनिक छवि को नया रूप दिया। उन्होंने 1998 की फिल्म द प्लेयर्स क्लब से निर्देशन में पदार्पण किया और फिल्म के साथ आने वाले साउंड ट्रैक का निर्माण और संकलन भी किया। उनकी फिल्म क्रेडिट में कॉमेडी थ्री किंग्स 1999, बार्बर शॉप और आर वी देयर येट फ्रेंचाइजी, 21 जंप स्ट्रीट 2012, 22 जंप स्ट्रीट, राइड अलोंग दोनों 2014 और राइड अलोंग 2 2016 शामिल हैं। वह टैक्सी एक्स फ्रेंचाइजी 2005-2017, क्राइम ड्रामा रैम्पार्ट 2012, एनिमेटेड फैंटेसी द बुक ऑफ लाइफ 2014 और थ्रिलर वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स 2025 में भी दिखाई दिए हैं। आइस क्यूब ने कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया है, जिसमें 2015 की बायोपिक स्ट्रेट आउटा कॉम्पिटन भी शामिल है। प्रारंभिक जीवन 1987 में हाई स्कूल के वरिष्ठ छात्र के रूप में जैक्सन ओशे जैक्सन का जन्म 15 जून 1969 को लॉस एंजलिस में अस्पताल क्लर्क और चौकीदार डोरिस और मशीनिस्ट और UCLA ग्राउंडकीपर होसिया जैक्सन के घर हुआ था। उनका एक बड़ा भाई है और उनकी एक सौतेली बहन थी, जिसकी हत्या तब हुई जब क्यूब 12 साल के थे। वो साथी रैपर डेल था, फंकी होमोसैपियन और कैम के चचेरे भाई हैं। वो दक्षिण लॉस एंजलिस के वेस्टमॉन्ट इलाके में वैन विक स्ट्रीट पर पले बढ़े। लॉस एंजलिस के जॉर्ज वॉशिंगटन प्रिपरेटरी हाई स्कूल में 9वीं कक्षा में क्यूब ने टाइपिंग क्लास में अपने दोस्त किड्डो द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद रैप लिखना शुरू किया। किड्डो हार गया। उन्होंने कहा है कि उनका मंच नाम उनके बड़े भाई से आया है, जिन्होंने उन्हें फ्रीजर में पटकने और बर्फ के टुकड़े बनने पर बाहर निकालने की धमकी दी थी।
क्यूब ने लॉस एंजलिस के वुडलैंड हिल्स क्षेत्र में विलियम हावर्ड टैफ्ट हाई स्कूल में भी पढ़ाई की। उन्हें अपने घर से, जो एक उच्च अपराध वाले इलाके में था, उपनगरीय स्कूल तक 40 मील बस से ले जाया जाता था। 1987 की तीसरी तिमाही में एनडब्ल्यूए के साथ कुछ स्थानीय स्तर पर सफल रैप गाने लिखने और रिकॉर्ड करने के तुरंत बाद उन्होंने फीनिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फीनिक्स, एरिजोना में दाखिला लिया। 1988 में आर्किटेक्चरल ड्राफ्टिंग में डिप्लोमा के साथ वो लॉस एंजलिस लौट आए और एनडब्ल्यूए में फिर से शामिल हो गए, लेकिन आर्किटेक्चर ड्राफ्टिंग में करियर को एक बैकअप योजना के रूप में रखा। संगीत करियर प्रारंभिक कार्य 1986 में 16 वर्ष की आयु में आइस क्यूब ने CIA नामक तिकड़ी में रैपिंग शुरू की, लेकिन जल्द ही नवगठित रैप समूह NWA में शामिल हो गए। वो NWA के प्रमुख रैपर और उनके आधिकारिक डेब्यू एल्बम 1989 के स्ट्रेट आउटा कॉम्पिटन के मुख्य गीतकार थे। वित्तीय विवाद के कारण उन्होंने 1990 की शुरुआत में समूह छोड़ दिया। 1990 के दौरान उनके डेब्यू सोलो एल्बम अमेरिकाज मोस्ट वांटेड में उन्होंने एक प्रमुख रैप समूह द लेंच मॉब का नेतृत्व भी किया। इस बीच उन्होंने रैपर योयो को विकसित करने में मदद की। 1986 CIA अपने दोस्त सर जिंक्स के साथ आइस क्यूब ने रैप समूह CIA बनाया और डॉक्टर ड्रे द्वारा आयोजित पार्टियों में प्रदर्शन किया। 1984 से ड्रे एक लोकप्रिय डीजे क्रू वर्ल्ड क्लास रेकिन क्रू के सदस्य थे, जो 1985 तक इलेक्ट्रो रैप का प्रदर्शन और रिकॉर्डिंग भी कर रहा था। ड्रे ने क्यूब से रेकिन क्रू के हिट गाने कैबेज पैच को लिखने में मदद ली। ड्रे ने क्यूब के साथ एक साइड प्रोजेक्ट स्टीरियो क्रू नामक एक जोड़ी में भी काम किया, जिसने 12 इंच का रिकॉर्ड शी इज अ स्कैग बनाया, जिसे 1986 में एपिक रिकॉर्ड्स पर रिलीज किया गया था। 1987 में CIA ने डॉक्टर ड्रे द्वारा निर्मित एकल गीत माय पॉसे रिलीज किया। इसी बीच रेकिन क्रू का मुख्य अड्डा लॉस एंजलिस काउंटी के कॉम्पटन शहर से लगभग 1/4 मील दूर स्थित ईव आफ्टर डार्क नाइट क्लब था। जब ड्रे टर्नटेबल पर होते थे तब आइस क्यूब रैप करते थे, अक्सर अन्य कलाकारों के गानों की पैरोडी करते हुए। एक उदाहरण में क्यूब का गाया हुआ गीत माय पेनिस था, जो रन DMC के माय एडिडास की पैरोडी थी। 2015 में नाइट क्लब के सह मालिक और रेकिन क्रू के नेता अलोंजो विलियम्स ने याद किया कि इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा था और उन्होंने इसे दोबारा न दोहराने का अनुरोध किया। 1986-1990 NWA मुख्य लेख। NWA 1988 में कॉम्पिटन स्केटिंग रिंक में NWA के पहले संगीत समारोहों में से एक का पोस्टर। 16 साल की उम्र में क्यूब ने अपना पहला गाना एरिक राइट को बेचा, जिसे जल्द ही Eazy-E नाम दिया गया, जो कैलिफोर्निया के कॉम्पिटन में स्थित रूथलेस रिकॉर्ड्स और संगीत टीम NWA का गठन कर रहा था। खुद साउथ सेंट्रल लॉस एंजलिस से क्यूब NWA का एकमात्र मुख्य सदस्य होगा जो कॉम्पिटन में पैदा नहीं हुआ था। क्यूब द्वारा लिखित, ड्रे द्वारा निर्मित और Eazy-E द्वारा गाए गए गीत बॉयज एंड द हुड की सफलता के बाद, जिसने कैलिफोर्निया में गैंगस्टर रैप को स्थापित करने में मदद की, Eazy ने NWA को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें जल्द ही MC रेन शामिल हो गए। क्यूब ने NWA के आधिकारिक डेब्यू एल्बम स्ट्रेट आउटा कॉम्पिटन, जो जनवरी 1989 में रिलीज हुआ था, के कुछ गीत ड्रे के और लगभग सभी गीत Eazy के लिखे। फिर भी साल के अंत तक क्यूब ने अपने मुआवजे और जेरी हेलर द्वारा NWA के प्रबंधन पर सवाल उठाया। क्यूब ने Eazy के डेब्यू एल्बम Eazy Does It के अधिकांश गाने भी लिखे थे। उन्हें कुल $32,000 का भुगतान मिला और 1989 में हेलर द्वारा प्रस्तुत अनुबंध ने यह पुष्टि नहीं की कि वह आधिकारिक तौर पर NWA सदस्य थे। जनवरी 1990 में समूह छोड़ने के बाद क्यूब ने हेलर पर मुकदमा किया और बाद में मुकदमे का निपटारा अदालत के बाहर कर दिया गया। इसके जवाब में NWA सदस्यों ने 1990 के EP 100 माइल्स एंड रनिंग और NWA के अगले और अंतिम एल्बम निग्गाज फॉर लाइफ 1951 में क्यूब पर हमला किया। 1990-1993 प्रारंभिक एकल करियर अमेरिकाज मोस्ट वांटेड, डेथ सर्टिफिकेट और द प्रेडेटर। 1990 की शुरुआत में आइस क्यूब ने न्यूयॉर्क में प्रतिष्ठित रैप समूह पब्लिक एनिमी की प्रोडक्शन टीम
द बॉम्ब स्क्वाड के साथ अपना पहला एकल एल्बम अमेरिकाज़ मोस्ट वांटेड रिकॉर्ड किया। मई 1990 में रिलीज होते ही यह एल्बम तुरंत हिट हो गया और रैप की मुख्य धारा में पैठ को और मजबूत किया। हालांकि विवादों से घिरने के कारण इस पर स्त्री द्वेष और नस्लवाद के आरोप लगे। यह एल्बम आइस क्यूब के अश्वेत राष्ट्रवाद और अश्वेत संघर्ष की विचारधारा के समर्थन को दर्शाता है। क्यूब ने यो एक महिला रैपर और एल्बम में अतिथि कलाकार को अपने रिकॉर्ड लेबल का प्रमुख नियुक्त किया और उनके पहले एल्बम मेक वे फॉर द मदरलोड के निर्माण में मदद की। 1990 में क्यूब ने एक ईपी किल एट विल जारी किया, जिसे समीक्षकों द्वारा सराहा गया और रैप का पहला ईपी प्लैटिनम प्रमाणित हुआ। उनका दूसरा एल्बम डेथ सर्टिफिकेट 1991 में रिलीज हुआ। ये एल्बम अधिक केंद्रित होने के साथ साथ और भी विवादास्पद माना गया, जिससे श्वेत विरोधी, यहूदी विरोधी और स्त्री विरोधी सामग्री के आरोप लगे। एल्बम को 2 विषयों में विभाजित किया गया था: डेथ साइड, आज हम जहां हैं उसका एक दृष्टिकोण, और लाइफ साइड, हमें जहां जाना है उसका एक दृष्टिकोण। ट्रैक नो वैसलीन एनडब्ल्यूए के 1990 के ईपी और 1991 के एल्बम में उन पर निर्देशित अपमानों का तीखा जवाब देता है, जिसमें उन्हें गद्दार कहा गया है। इजी को हाउस निग्गा कहकर फांसी देने की मांग करने के अलावा ट्रैक एनडब्ल्यूए के मैनेजर जेरी हेलर पर समूह का शोषण करने का आरोप लगाता है। यह बताता है कि वो एक यहूदी है और उसकी हत्या का आह्वान करता है। आइस क्यूब ने तर्क दिया कि उन्होंने हेलर की जातीयता का उल्लेख केवल संयोगवश किया था, हमले का आधार बनाने के लिए नहीं, बल्कि समाचार मीडिया द्वारा गैर श्वेत हमलावरों की नस्लों का उल्लेख करने के लिए। ट्रैक ब्लैक कोरिया, जिसे नस्लवादी भी माना जाता है, को 1992 के लॉस एंजेलिस दंगों की भविष्यवाणी के रूप में भी माना गया था। हालांकि विवादास्पद डेथ सर्टिफिकेट ने उनके दर्शकों का विस्तार किया। उन्होंने 1992 में लोलपालूजा के साथ दौरा किया। नेब्रास्का के ओमाहा में 1993 में हुए आइस क्यूब के कॉन्सर्ट का एक टिकट। क्यूब का तीसरा एल्बम द प्रेडेटर नवंबर 1992 में रिलीज हुआ था। 1992 के लॉस एंजेलिस दंगों का जिक्र करते हुए गीत विकेड की शुरुआत इन पंक्तियों से होती है: 29 अप्रैल जनता की शक्ति का दिन था और हम शायद इसका अगला भाग भी देख सकते हैं। द प्रेडेटर पहला ऐसा एल्बम था जिसने R&B, हिप हॉप और पॉप दोनों चार्ट पर नंबर 1 पर शुरुआत की। सिंगल्स में इट वॉज अ गुड डे और चेक योरसेल्फ शामिल है, जिनके 2 भाग वाले संगीत वीडियो हैं। आलोचकों द्वारा व्यापक रूप से सराहे जाने वाले इस एल्बम को व्यावसायिक रूप से उनकी सबसे सफल एल्बम माना जाता है, जिसकी अमेरिका में 3 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। इस एल्बम के बाद क्यूब के रैप श्रोताओं की संख्या में भारी गिरावट आई और उन्होंने अपने पहले 3 एल्बमों की लोकप्रियता को कभी दोबारा हासिल नहीं किया। इस दौरान क्यूब ने अन्य कलाकारों के गानों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 1992 में क्यूब डेल द फंकी होमो सैपियन के पहले एल्बम आई विश माई ब्रदर जॉर्ज वॉज हियर, द लेंच मॉब के पहले एल्बम गुरिल्लाज इन द मिस्ट, जिसका उन्होंने निर्माण भी किया था, और कूल जी रैप और डीजे पोलो के गीत टू द हेड में दिखाई दिए। 1993 में उन्होंने कैम के पहले एल्बम पर काम किया और टूपैक के एल्बम स्ट्रिक्टली फॉर माई निगास के ट्रैक लास्ट वर्ड्स पर आइस-टी के साथ सहयोग किया। 1993-1998 घातक इंजेक्शन और वेस्ट साइड कनेक्शन का गठन। आइस क्यूब का चौथा एल्बम लीथल इंजेक्शन 1993 के अंत में रिलीज हुआ। इसमें क्यूब ने डॉक्टर ड्रे द्वारा लोकप्रिय किए गए तत्कालीन लोकप्रिय जी फंक से प्रेरणा ली। हालांकि आलोचकों ने इसे अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन एल्बम ने रियली डो, बॉब गन, वन नेशन, यू नो हाउ वी डू इट और व्हाट कैन आई डू जैसे सफल एकल गाने दिए। इस एल्बम के बाद आइस क्यूब ने प्रभावी रूप से अपने रैप श्रोताओं को खो दिया। लेथल इंजेक्शन के बाद क्यूब ने फिल्मों और अन्य रैपर्स के एल्बमों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया, जिनमें द लेंच मॉब, मैक 10, मिस्टर शॉर्ट खोप और कॉशन शामिल थे। 1994 में क्यूब ने अपने पूर्व एनडब्ल्यूए समूह के साथी डॉक्टर ड्रे के साथ मिलकर काम किया,
जो उस समय रैप की जी फंक उपशैली का नेतृत्व कर रहे थे। ये क्यूब के समूह छोड़ने के बाद पहली बार था और ये समूह ड्रे के 1991 में चले जाने के बाद भंग हो गया था। इसका परिणाम क्यूब और ड्रे का गीत नेचुरल बॉर्न किल्स था, जो मर्डर वॉज द केस साउंड ट्रैक पर था, जिसे ड्रे के तत्कालीन नए लेबल डेथ रो रिकॉर्ड्स द्वारा जारी किया गया था। 1995 में क्यूब ने मैक 10 और डब्ल्यूसी के साथ मिलकर एक साइड तिकड़ी वेस्ट साइड कनेक्शन का गठन किया। पूर्वी तट के मीडिया द्वारा उपेक्षित महसूस करते हुए, जो रैप की द्वितटीय प्रतिद्वंदिता में एक लंबे समय से चली आ रही समस्या थी, समूह का उद्देश्य पश्चिमी गौरव को मजबूत करना और कम महत्व वाले लोगों के साथ जुड़ना था। वेस्ट साइड कनेक्शन के पहले एल्बम बो डाउन 1996 में बो डाउन और गैंगस्टार्स मेक द वर्ल्ड गो राउंड जैसे ट्रैक शामिल थे, जो समूह के उद्देश्यों को दर्शाते थे। एल्बम को वर्ष के अंत तक प्लैटिनम प्रमाणित किया गया था। रैपर कॉमन के गीत आई यूज टू लव हर को वेस्ट कोस्ट रैप की आलोचना के रूप में व्याख्या करते हुए क्यूब और वेस्ट साइड कनेक्शन का उनके साथ संक्षिप्त विवाद हुआ, लेकिन उन्होंने 1997 में सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलह कर ली। इसी दौरान क्यूब ने रैप शैली से बाहर भी सहयोग करना शुरू किया। 1997 में उन्होंने डेविड बॉवी और 9 इंच नेल्स के गायक ट्रेंट रेजनर के साथ बॉवी के गीत आई एम अफ्रेड ऑफ अमेरिकन्स के रीमिक्स पर काम किया। 1998 में क्यूब ने बैंड कॉर्न के गीत चिल्ड्रन ऑफ द कॉर्न में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उनके फैमिली वैल्यूज टूर 1998 में उनके साथ शामिल हुए। 1998-2006 वॉर एंड पीस वॉल्यूम 1 और 2 और वेस्ट साइड कनेक्शन रीयूनियन। नवंबर 1998 में क्यूब ने अपना बहुप्रतीक्षित 5वां एकल एल्बम वॉर एंड पीस वॉल्यूम 1 द वॉर डिस्क रिलीज किया। विलंबित छठा एल्बम वॉल्यूम 2 2000 में आया। इन एल्बमों में वेस्ट साइड कनेक्शन और उनके पुराने एनडब्ल्यूए सदस्यों डॉक्टर ड्रे और एमसी रेन के साथ पुनर्मिलन शामिल है। क्यूब को कौन से भी एहसान चुकाना पड़ा, क्योंकि वे वॉल्यूम 1 के उनके गीत फक डाइंग में दिखाई दिए। कई प्रशंसकों का मानना था कि ये दोनों एल्बम, विशेष रूप से दूसरा, उनके पहले के काम की तुलना में कम गुणवत्ता वाले थे। 2000 में क्यूब ने डॉक्टर ड्रे, एमिनेम और स्नूप डॉग के साथ अप इन स्मोक टूर में भी भाग लिया। 2002 में क्यूब ब्रिटिश डीजे पॉल ओकनफोल्ड के एकल डेब्यू एल्बम बंका में गेट एम अप ट्रैक पर दिखाई दिए। 2003 में रिलीज हुआ वेस्ट साइड कनेक्शन का दूसरा एल्बम टेररिस्ट थ्रेट्स समीक्षकों द्वारा सराहा गया, लेकिन इसकी बिक्री कम रही। गैंगस्टा नेशन, जिसमें नेट डॉग भी शामिल थे, जो एकमात्र रिलीज हुआ सिंगल था, रेडियो पर हिट रहा। क्यूब के फिल्मी काम के कारण समूह के टूर कम होने को लेकर क्यूब और मैट 10 के बीच मतभेद के बाद वेस्ट साइड कनेक्शन 2005 में भंग हो गया। 2004 में क्यूब ने रैप की क्रंक उपशैली के तत्कालीन अग्रणी बैंड लिल जॉन एंड द ईस्ट साइड बॉयज के गीत रियल निग्गा रोल कॉल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 2006-2012 लाफ नाउ क्राई लेटर, रॉ फुटेज और आई एम द वेस्ट। 2006 में क्यूब ने अपना 7वां एकल एल्बम लाफ नाउ क्राई लेटर रिलीज किया। इसकी पहले सप्ताह में ही 144,000 प्रतियां बिक गई। लिल जॉन और स्कॉट स्टॉर्च ने लीड सिंगल वाई वी थक्स का निर्माण किया। अक्टूबर में आइस क्यूब को VH1 के वार्षिक हिप हॉप ऑनर्स में सम्मानित किया गया और उन्होंने वहां और साथ ही गो टू चर्च ट्रैक पर प्रस्तुति दी। क्यूब ने जल्द ही स्ट्रेट आउट अ कॉम्पिटेंट टूर के तहत वेस्ट साइड कनेक्शन के रैपर WC के साथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जापान में वैश्विक दौरा किया। क्यूब की कई विशेषताओं और संक्षिप्त सहयोगों के बीच सितंबर 2007 में इन द मूवीज नामक एक संकलन एल्बम आया, जिसमें साउंड ट्रैक पर आइस क्यूब के गाने थे। क्यूब का 8वां स्टूडियो एल्बम रॉ फुटेज 19 अगस्त 2008 को रिलीज हुआ, जिसमें गैंगस्टा रैप मेड मी डू इट और डू या थैंग जैसे सिंगल शामिल थे। 2008 में ही क्यूब ने टेक N9 ने के गाने ब्लैक बॉय में सहयोग किया और द गेम के गाने स्टेट ऑफ इमरजेंसी में भी अपनी भूमिका निभाई। NFL फुटबॉल टीम रेडर्स के प्रशंसक के रूप में क्यूब ने अक्टूबर 2009 में एक श्रद्धांजलि गीत रेडर नेशन जारी किया। 2009 में आइस क्यूब ने गैदरिंग ऑफ द जगलोज में प्रदर्शन किया
और 2011 के उत्सव में प्रदर्शन करने के लिए वापस आए। आइस क्यूब ने अक्टूबर 2010 में मेट्रो सिटी कॉन्सर्ट क्लब में प्रस्तुति दी। 28 सितंबर 2010 को उनका 9वां एकल एल्बम आई एम द वेस्ट रिलीज हुआ, जिसके बारे में क्यूब कहते हैं कि ये उनके अन्य सभी एल्बमों से अलग दिशा में था। इसके निर्माताओं में डीजे क्विक, डॉक्टर ड्रे, ई.एस.की जैसे वेस्ट कोस्ट के दिग्गज शामिल थे और लगभग 20 वर्षों के बाद क्यूब के पूर्व सीआईए समूह के साथी सर जिंग्स भी इसमें शामिल थे। आई रेप दैट वेस्ट सिंगल के साथ एल्बम ने बिलबोर्ड 200 पर 22वें नंबर पर शुरुआत की और पहले सप्ताह में 22,000 प्रतियां बिकीं। 2010 में ही क्यूब ने उभरते हुए रिकॉर्डिंग कलाकार सेवेंट्रे द घोस्ट को साइन किया, जिसे अधिकांश रिकॉर्ड कंपनियों द्वारा या तो अनदेखा किया जाने वाला था या सामान्य व्यवहार दिया जाने वाला था। 2011 में क्यूब ने डैश डिलिंगर के गाने इज यू रेडी टू डाई और डीजे क्विक के गाने बूगी टिल यू कॉन्क आउट में अपनी प्रतिभा दिखाई। 2012 में आइस क्यूब ने आईसीपी के द माइटी डेथ पॉप एल्बम से इनसेन क्लाउन पॉसे गीत क्रिस बेनॉइट के रीमिक्स के लिए एक छंद रिकॉर्ड किया, जो माइक ई क्लार्क के एक्स्ट्रा पॉप एम्पोरियम एल्बम में दिखाई दिया। सितंबर 2012 में पेप्सी के एनएफएल एंथम अभियान के दौरान क्यूब ने अपना दूसरा रेडर्स एंथम कम एंड गेट इट जारी किया। 2012 वर्तमान एवरीथिंग्स करप्ट, माउंट वेस्टमोर, मैन डाउन और मैन अप आइस क्यूब 2014 में। नवंबर 2012 में क्यूब ने अपने आगामी 10वें स्टूडियो एल्बम एवरीथिंग्स करप्ट के बारे में और अधिक जानकारी जारी की। 2012 के चुनावों के आसपास इसका टाइटल ट्रैक जारी करते हुए उन्होंने कहा, आप जानते हैं ये रिकॉर्ड राजनीतिक दिमाग वालों के लिए है। लेकिन एल्बम की रिलीज में देरी हुई। 10 फरवरी 2014 को आईट्यून्स ने इसका एक और सिंगल सिक देम यंगिन्स ऑन एम जारी किया और अगले दिन एक संगीत वीडियो भी जारी किया गया। कुछ और गाने जारी होने के बावजूद एल्बम की रिलीज में क्यूब के 2015 की फिल्म स्ट्रेट आउटा कॉम्पिटन पर काम करने के बाद भी देरी होती रही। 2017 में रिलीज की घोषणा के बाद एल्बम आखिरकार 7 दिसंबर 2018 को रिलीज हुआ। 2014 में क्यूब एमसी रेन के रीमिक्स रेबल म्यूजिक में दिखाई दिए, जो 2000 में एनडब्ल्यूए पुनर्मिलन के बाद उनका पहला सहयोग था। 2020 में क्यूब रैपर स्नूप डॉग E40 टू शॉट के साथ शामिल हुए और सुपर ग्रुप माउंट वेस्टमोर का गठन किया। समूह का पहला एल्बम 7 जून 2022 को रिलीज हुआ। 2004 की शुरुआत में आइस क्यूब ने अपने स्ट्रेट इनटू कनाडा टूर के हिस्से के रूप में पूरे कनाडा का दौरा किया। आइस क्यूब का 11वां स्टूडियो एल्बम और 6 साल बाद उनका पहला नया एल्बम मैन डाउन 22 नवंबर 2024 को रिलीज हुआ। एल्बम से पहले इट्स माई ईगो, ईगो मैनियक्स, बस्टा राइम्स और किलर माइक के साथ और सो सेंसिटिव जैसे सिंगल रिलीज हुए थे। 29 अगस्त 2025 को आइस क्यूब ने घोषणा की कि उनका 12वां स्टूडियो एल्बम मैन अप 2025 में रिलीज होगा और इससे पहले 5 सितंबर 2025 को पहला सिंगल बिफोर हिप हॉप रिलीज होगा। फिल्म और टेलीविजन करियर आइस क्यूब 2024 में 1991 से आइस क्यूब ने लगभग 40 फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें से कई को काफी सराहा गया है। इनमें से कुछ जैसे 1992 की थ्रिलर ट्रेसपास और 1999 की युद्ध कॉमेडी थ्री किंग्स एक्शन पर आधारित हैं। फिर भी अधिकांश कॉमेडी फिल्में हैं, जिनमें कुछ वयस्क उन्मुख फिल्में भी शामिल हैं, जैसे फ्राइडे फ्रेंचाइजी, जबकि इनमें से अधिकांश पारिवारिक अनुकूल है, जैसे बार्बर शॉप फ्रेंचाइजी। कथा जॉन सिंगलटन की महत्वपूर्ण फिल्म बॉयज एंड द हुड, जो जुलाई 1991 में रिलीज हुई थी, में अभिनेता आइस क्यूब ने डफ बॉय की भूमिका निभाई थी, जिसे क्यूब ने बखूबी निभाया था। बाद में क्यूब ने वॉल्टर हिल की 1992 की थ्रिलर फिल्म ट्रेसपास और चार्ल्स बर्नेट की 1995 की फिल्म द ग्लास शील्ड में आइस टी और बिल पैक्सटन के साथ अभिनय किया। इस बीच क्यूब ने सिंगलटन की 1993 की रोमांटिक फिल्म पोएटिक जस्टिस में जेनेट जैक्सन के साथ सह कलाकार बनने से इनकार कर दिया।
यह भूमिका बाद में टुपैक शकूर ने निभाई। क्यूब ने सिंगलटन की 1995 की फिल्म हायर लर्निंग में विश्वविद्यालय के छात्र फर्ज की भूमिका निभाई। क्यूब को प्रोत्साहित करते हुए सिंगलटन ने कथित तौर पर उनसे कहा था, अगर तुम एक रिकॉर्ड लिख सकते हो तो तुम एक फिल्म भी लिख सकते हो। क्यूब ने वयस्क विषयों पर आधारित 1995 की कॉमेडी फिल्म फ्राइडे की पटकथा सह लिखी और इसमें कॉमेडियन क्रिस टकर के साथ अभिनय किया। $3.5 मिलियन के बजट से बनी फ्राइडे ने दुनिया भर में $28 मिलियन की कमाई की। इसके 2 सीक्वल नेक्स्ट फ्राइडे और फ्राइडे आफ्टर नेक्स्ट क्रमशः 2000 और 2002 में रिलीज हुई। 1997 में क्यूब ने एक्शन थ्रिलर डेंजरस ग्राउंड में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक दक्षिण अफ्रीकी निर्वासित व्यक्ति की भूमिका निभाई जो 15 साल बाद अमेरिका लौटता है। उन्होंने एनाकोंडा में सहायक भूमिका भी निभाई। 1998 में आइस क्यूब ने फिर से लेखन के क्षेत्र में कदम रखा और द प्लेयर्स क्लब से निर्देशन की शुरुआत की। 1999 में उन्होंने जॉर्ज क्लूनी और मार्क वालबर्ग के साथ थ्री किंग्स में एक स्टाफ सार्जेंट की भूमिका निभाई, जो खाड़ी युद्ध के तुरंत बाद के समय पर आधारित थी, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1990 में इराक पर हमला किया था। यह एक बुद्धिमान युद्ध कॉमेडी थी जिसे समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया। 2002 में क्यूब ने केविन ब्रे की ऑल अबाउट द बेंजामिन्स और टिम स्टोरी की कॉमेडी फिल्म बार्बर शॉप में अभिनय किया। 2004 में क्यूब ने बार्बर शॉप 2 और टॉर्क में अभिनय किया। अगले वर्ष उन्होंने XXX फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त XXX स्टेट ऑफ द यूनियन में विन डीजल की जगह मुख्य नायक की भूमिका निभाई, जिसे उन्होंने तीसरी किस्त में भी दोहराया। और 12 साल बाद डीजल के साथ XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केज में पुनः काम किया। वो पारिवारिक कॉमेडी फिल्म आर वी देयर येट में भी दिखाई दिए, जिसने 2007 में आई इसकी अगली कड़ी आर वी डन येट में उनकी भूमिका की नींव रखी। 2012 में क्यूब 21 जंप स्ट्रीट में दिखाई दिए। वो 2014 में इसकी अगली कड़ी 22 जंप स्ट्रीट में भी नजर आए। उसी वर्ष और फिर 2016 में वापसी करते हुए उन्होंने कॉमेडियन केविन हार्ट के साथ टिम स्टोरी की 2 और फिल्मों राइड अलोंग और राइड अलोंग 2 में अभिनय किया। 2016 में ही क्यूब ने बार्बर शॉप श्रृंखला की तीसरी फिल्म में वापसी की और 2017 में क्यूब ने चार्ली डे के साथ कॉमेडी फिल्म फिस्ट फाइट में अभिनय किया। अक्टूबर 2021 में आइस क्यूब जैक ब्लैक के साथ कॉमेडी फिल्म ओ हेल नो में अभिनय करने वाले थे, लेकिन कोविड-19 के लिए टीका लगवाने से इनकार करने के बाद उन्होंने परियोजना छोड़ दी। इस परियोजना के लिए उन्हें $9 मिलियन का भुगतान किया जाना था। तो बात कर ले दोस्तों इस नए पार्ट की रिलीजिंग डेट के बारे में, तो वो अभी तक कंफर्म नहीं की गई है। टीजर ट्रेलर पोस्टर अभी तक ऑफिशियल रिलीज़ नहीं किया गया है। जैसे इसका टीजर ट्रेलर पोस्टर रिलीज़ होता है तो मैं इसकी रिलीजिंग डेट भी उसी दिन पता चल जाएगी। बाकी अपडेट के द्वारा मैं आपको हमारा इस चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा, तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर साल पर सेट कर लीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।